हेलो गाइज, वेलकम बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका आज की एक अगली नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 विज्ञान जो बहुविकल्पी देख रहे हैं, सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को आज कवर कराने वाले हैं। तो यह वीडियो बहुविकल्पी की दृष्टि से नहीं बनाई जा रही है। यह वीडियो जो है अति लघु, उत्तरी, उत्तरी, दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को भी समेटा गया है। जो आप देखेंगे, जो आप प्रश्नों का मैंने 60 बहुविकल्पी के रूप में ही रखा है। तो आप देखेंगे जो विगत वर्ष के अंशाल्व हैं, अंशाल्व से ही यह प्रश्न सभी लिए गए हैं। जो आप देखेंगे जो परीक्षा में सभी प्रश्न डायरेक्टली पूछे जाते हैं, वैसे प्रश्नों को मैं लिया हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो आपके लिए आज इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप पूरी वीडियो को आप लोग सॉल्यूशन दीजिए और इसके बाद आप अपने मन से बताइए कितने प्रश्न आप सही कर ले रहे हैं और इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला चलिए देखते हैं प्रश्न देखेंगे कि कौन सा रंग जिनका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है, वह कौन सा रंग है जिनका हम खतरे के सिग्नल में प्रयोग करते हैं। जैसे रेलगाड़ी या जो टर्न ओवर होते हैं वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने है, नीला रंग, बैगनी रंग, लाल रंग, पीला रंग। तो देखेंगे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर, लाल रंग। क्यों? क्योंकि लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है, आवृत्ति होती है और विचलन होता है, सभी जो विचलन बहुत कम होता है, तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है और आवृत्ति भी इसकी ज़्यादा होती है। तो इसी कारण जो इसका प्रयोग करते हैं हम लोग सिग्नल में लाल रंग का, ठीक ना। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है। तो ध्यान दीजिएगा, जो सबसे पहले आपको बता दें जो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है वो आपका 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, आप ध्यान देंगे 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच, जहाँ पे एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर ऋण 10 मीटर होता है। और कहीं कहीं पे यह जो मान है वह 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक रखा है। जो एक्चुअली मान करेक्ट मान है वो यही होता है। तो ध्यान देंगे सबसे ज्यादा जो तरंगदैर्घ्य होती है वो लाल रंग का होता है, लाल रंग का। ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट आंसर होगा। जितने भी प्रश्न है यह आपकी परीक्षा में डायरेक्टली पूछे गए प्रश्न है जो कई बार रिपीट हुए हैं। तो आप सबका आंसर आप बताते रहिए। आगे देखते हैं सी 3 नंबर, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि निकट दृष्टि दोष होता क्या है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, ठीक ना। जो प्रतिबिंब होता है रेटिना पर न बन के रेटिना से पहले बनता है, इसको ही बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है कौन सा लेंस। तो ऑप्शन आपके सामने है। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा अवतल लेंस, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस। और ध्यान दीजिए आंख के लिए निकट बिंदु होती है वो होता है 25 सेंटीमीटर, ठीक ना। और दूर बिंदु होती है वह होता है आपका अनंत, दूर बिंदु होता है आपका अनंत। इसको भी आप ध्यान देते चलिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। जो प्रतिरोध होता है, जो ओम का नियम सबसे पहले आप जानिए। ओम का नियम परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। तो किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप दाब अपरिवर्तित रहे तो उसमें बहने वाली विद्युत धारा उसके विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, V बराबर I इंटू के R। तो इससे आपका जो करेक्ट आंसर R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा V अपान के I, जो I वाला करेक्ट आंसर होगा जो आपका ऑप्शन नंबर बी में हमें मिल रहा है। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखेंगे, अगला 5 नंबर है। 5 नंबर आप देखिएगा कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक वस्तु का जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, किस दर्पण में बनता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से सभी। तो आप देखिएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी में वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना। आगे देखेंगे 6 नंबर कि डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी होती है। सबसे पहले आप जान जाइए लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर, वो होता है आपका डायोप्टर, ठीक ना। और डायोप्टर को डी से प्रदर्शित करते हैं और इसका सूत्र होता है डी बराबर 1 अपान के यप। जो ये चीज होता है वो होता है मीटर में, वो होता है आपका मीटर में। लेकिन डायोप्टर को अगर सेंटीमीटर में बदला जाए तो डी बराबर 100 अपान के यप होता है, ये होता है आपका सेंटीमीटर में। लेकिन प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी होती है 1 सेंटीमीटर, 2 मीटर, 2 सेंटीमीटर और 1 मीटर। तो अगर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है 1 मीटर, तो आप सही सोच रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे 2 गोली पृष्ठों
पृष्ठ हो तो उसको क्या कहते हैं, दो उभरे हुए, ठीक ना, बाहर की ओर ये ऐसे हो और ऐसे हो। अगर इनको दोनों को जोड़ दिया जाए तो इनका मतलब यही कह रहा है कि दोनों बाहर की तरफ ऐसे उभरे हों। तो इस लेंस को क्या बोलते हैं, तो इस लेंस को बोलते हैं उत्तल लेंस, ठीक ना। जो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तल लेंस। और इस लेंस को बोलते हैं हम लोग अवतल लेंस, ठीक ना, अवतल लेंस। आगे देखिएगा 8 नंबर का रहा है धातुओं में धारा वाहक होते हैं। सबसे पहले आप धारा जान जाइए क्या होती है। तो धारा जो बहने का गुण हो उसको हम धारा बोलते हैं, ठीक ना। चाहे वह जल धारा हो, चाहे विद्युत धारा हो, चाहे चुंबकीय धारा हो, मतलब बहने का गुण हो, ठीक ना। तो यहाँ पे धातुओं में धारा, विद्युत धारा की बात कही जा रही है। तो धातुओं में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और आवेश प्रवाह होते क्या हैं, तो कोई भी वायर हो और वायर में इलेक्ट्रॉन बहते हैं, आवेश क्या बहते हैं, इलेक्ट्रॉन बहते हैं। और धारा अगर इस दिशा में बह रही है तो इलेक्ट्रॉनों की बहने की दिशा विपरीत होती है। तो धातुओं में धारा वाहक होते हैं, प्रोटॉन होते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं कि कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैंने बताया कि अगर किसी भी वायर में विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो उसके कारण है मुक्त इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी एंड दी करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि परिपथ में विद्युत धारा मापी जाती है। अगर सबसे पहले आप जान जाइए शुद्ध परिपथ बनाना, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। मैं अगली एक वीडियो बना भी दूंगा। तो आप सबसे पहले देखिए कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। ऑप्शन आपके सामने, वोल्टमीटर, एमीटर, गैल्वेमीटर से, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप जान जाइए कि परिपथ में विद्युत धारा की माप जो होती है आपका एमीटर से किया जाता है। और एमीटर में ऐसे तीर लगा होता है, इसमें दो ऐसे तार निकले होते हैं जिनको हम गर्म और ठंडे तार से जोड़ते हैं। और इनमें 50, 100 और 200 और 250 का ऐसे खांचा बना होता है। और जोड़ने के बाद ये अपने तीर जो होती है अपने स्थान पर चली जाती है, जिसे विद्युत धारा, विद्युत परिपथ में धारा की माप हम करते हैं, जो होता है एमीटर से। ऑप्शन नंबर बी आंसर करेक्ट आंसर। इसको अमीटर भी बोलते हैं, ये भी कहीं कहीं लिखा होता है, तो इससे आप भयभीत मत होइए, परेशान मत होइए। अगला देखते हैं 10 नंबर कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। ऊष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक, कोई नहीं। तो सबसे पहले आप जानिए विद्युत फ्यूज के बारे में। विद्युत फ्यूज जो होता है इसको हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं। और विद्युत फ्यूज हमारे जो विद्युत धारा हद लिमिट से ज़्यादा बने लगती है परिपथ में, तो यह अपने मार्ग से गल जाता है। जो इसका तापांक होता है वह इतना ही बनाया जाता है कि इससे ज़्यादा धारा होने पर यह अपने स्थान से ऐसे जो दो तारों के बीच ऐसे लगाया जाता है और ये गल कर गिर जाता है। और जब ये कट हो जाता है तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो किस कारण ये गलता है, तो उसका कारण है ऊष्मीय प्रभाव, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। इसका जो गलनांक होता है, गलने का मतलब ऊष्मा से है ना, तो ऊष्मीय प्रभाव हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला देखेंगे 11 नंबर, बैटरी से किस प्रकार धारा प्राप्त होती है। तो बैटरी से देखेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर ए दिष्ट धारा, जो बी है प्रत्यावर्ती धारा, और सी है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए, जो बैटरी से धारा प्राप्त होती है वो दिष्ट धारा प्राप्त होती है। इसको डीसी भी बोलते हैं और इसको डीसी भी बोलते हैं, या इसको इंग्लिश में डायरेक्ट करंट भी बोला जाता है, डायरेक्ट करंट भी बोला जाता है, ठीक ना। तो बैटरी से हमें दिष्ट धारा प्राप्त होती है, ठीक ना। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो देखेंगे जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो लकड़ी जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। गोबर गैस भी जैविक क्रियाओं के द्वारा हमें प्राप्त होता है, और कोयला भी होता है। लेकिन जो नाभिकीय ऊर्जा है ना, नाभिकीय ऊर्जा जो जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो ये आपका नहीं पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपके साथ क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब जिन्हें पुनः खत्म हो जाने पर हमें प्राप्त कर सके, और अनवीकरणीय ऊर्जा का मतलब जिन्हें पुनः खत्म हो जाने पर हम प्राप्त न कर सके। तो कोयला जो है, कोयला आपका पेट्रोल है, सौर ऊर्जा है और प्राकृतिक गैस। तो आपका नवीकरणीय ऊर्जा है। तो नवीकरणीय ऊर्जा जो होगा आपका कोयला होगा कि पेट्रोल होगा कि सौर ऊर्जा होगा कि प्राकृतिक गैस होगा। तो आप देखेंगे जो कोयला है, कोयला आपका अनवीकरणीय स्रोत है, पेट्रोल भी है और प्राकृतिक गैस भी है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो हमें ध्यान देंगे, सबसे पहले आप इस बात को ध्यान दीजिए, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जो है सूर्य है, और सूर्य का जो आपका संबंध है सौर ऊर्जा से है।
आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्न में कौन अवकारक है, जो केमिस्ट्री वाले पोर्शन से प्रश्न बनाया गया है। तो हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन, H2S। तो अवकारक में देखेंगे काफ़ी बारे प्रश्न पूछा हुआ है, तो जो आपका निम्न में से कौन अवकारक है, तो H2 हाइड्रोजन आंशिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्न में से पीएच का कौन सा क्षारक मान होता है, जो पीएच मान किसका क्षारक के लिए होता है। तो सबसे पहले आप जानिए जो पीएच पैमाना है, पीएच पैमाना सारेंसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। सारेंसन, जो यहाँ से यहाँ तक, मानिए कि यहाँ से 1 से 7 तक और 7 से 14 तक होता है, 7 से 14 तक। अगर विलयन 7 से कम है, पीएच मान 7 से कम है तो विलयन आपका अम्लीयता को दर्शाएगा, और 7 से अधिक है तो विलयन आपका क्षारकता को दर्शाएगा। अगर विलयन का पीएच मान 7 है तो वह विलयन आपका उदासीन हो जाएगा, ठीक ना। तो आप सबसे पहले बताएंगे कि निम्न में से कौन सा पीएच मान क्षारक मान को दर्शाता है। ऑप्शन आपके सामने है, 2 पीएच मान, कि 7, कि 6, कि 13। तो देखिएगा क्षारकता को कह रहा है तो 7 से अधिक होने चाहिए, और 7 से अधिक इसमें ऑप्शन नंबर डी है, करेक्ट आंसर 13 हो जाएगा, ठीक ना। ये विलयन का मान जो है अब क्षारकता को दर्शा रहा है, ठीक ना। आगे देखेंगे, आगे है कि निम्न में से कौन सही है, कौन सही है। तो देखिएगा Na2CO3 इंटू 5H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 7H2O और Na2CO3 इंटू 2H2O। तो आपका जो इनमें से सही है सोडियम कार्बोनेट इंटू डेकाहाइड्रेट Na2CO3 इंटू 10H2O, जो आपके बुक में इसका वर्णन है, जिसको सोडियम कार्बोनेट इंटू डेकाहाइड्रेट या इसको वॉशिंग सोडा या धावन सोडा भी बोलते हैं, ठीक ना। तो इसको आप ध्यान देते चलिए। अगला देखते हैं, अगला है 17 नंबर कह रहा है कि लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है, जो निकाला जाता है। कहाँ से इसको हम प्राप्त करते हैं लिटमस रंजक को? तो लाइकेन से, लाल पत्ती गोभी से, हल्दी से, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाइकेन से। जो लिटमस पेपर को रंजक जो होता है बैगनी रंग का होता है, लिटमस पेपर से निकाला जाता है। जो अम्लीय विलयन में इसको डालते हैं तो इसका रंग जो होता है लाल हो जाता है, और इसको क्षारीय विलयन में डालते हैं तो इसका रंग जो होता है नीला हो जाता है, जो अम्लता और क्षारकता के गुण को ज्ञात करने में किया जाता है। आगे देखेंगे 18 नंबर कह रहा है कि शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। शुष्क बुझा हुआ चूना जिसका सूत्र होता है CaOH का ट्वाइस और प्लस Cl2, तो गिब्स डैश क्या बनता है? तो विरंजक चूड़, ठीक ना, CaOCl2 बनता है। इसी को बोलते हैं हम विरंजक चूड़, कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड बोलते हैं, हाइपोक्लोराइड, ठीक ना। विरंजक चूड़ जो ऑप्शन नंबर ए आपका आंशिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है कि सोडियम क्लोराइड का पीएच मान कितना होता है। NaCl का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 इंटू 7H2O, CuSO4 इंटू 5H2O और CuSO4 इंटू 4H2O, CuSO4 इंटू 10H2O। तो कॉपर सल्फेट इंटू पेंटाहाइड्रेट CuSO4 इंटू 5H2O नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है। कई बार प्रश्न को रिपीट किया है तो इसको भी मैंने समेट लिया है, ठीक ना। तो अगला देखेंगे, अगला 21 नंबर बोल रहा है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक से अभिक्रिया करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब कि NaOH और प्लस Zn, तो क्या मिलता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो आपका जो मिलता है ये आपके ऑप्शन है Na2ZnO प्लस H2। ये तो कन्फर्म होता है कि कोई भी धातु जब अम्ल से अभिक्रिया, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त करती है। ये तो आप इससे कंफर्म नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि जो अम्ल होता है, अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तब तो वे हाइड्रोजन गैस निकालता है, लेकिन यहाँ पे अम्ल नहीं है, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है। और इसमें आप देखिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड में OH है, ठीक ना, ये क्षार है। और आपका तब इसके अनुसार आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आंशिक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखते हैं 22 नंबर की पीतल है, धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है और इनमें से कोई नहीं। तो जो पीतल है आपका ऑप्शन नंबर ए धातु, बी अधातु और सी मिश्र धातु। तो पीतल आपका ऑप्शन नंबर सी आंशिक करेक्ट आंसर मिश्र धातु हो जाएगा। जो आप पीतल देखेंगे तो जेड जिंक और कॉपर का मिश्रण होता है जिंक,
ठीक ना, यही होता है आपका पीतल, और जो होता है ये मिश्र धातु, ठीक ना। अगला देखते हैं, ब्रोमीन अधातु की अवस्था होती है। जो ब्रोमीन होता है वह एक प्रकार का अधातु होता है और इसकी अवस्था होती है ठोस होता है, सॉलिड होता है, कि यह गैसीय अवस्था में होता है कि द्रवीय अवस्था में होता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो आप देखेंगे ब्रोमीन जो बी से BROMIN होता है, उसका जो परमाणु क्रमांक 6 होता है, और जो इसकी अवस्था की बात करें तो यह ऋणात्मक अर्थात अधातु है, और यह जो हमें मिलता है यह द्रव्य अवस्था में, लिक्विड अवस्था में मिलता है, लिक्विड अवस्था में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी आंधी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है। संवेदी ग्राही आप ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर 1 कान, बी जो है आँख, सी नाक और डी दिमाग। तो इसमें से देखिएगा कान भी संवेदी ग्राही है, आँख भी है और नाक भी है। तो आपका जो करेक्ट आंसर नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी आंधी करेक्ट आंसर, दिमाग आपका संवेदी ग्राही नहीं है। तो आज आप देखेंगे, आपको मैंने 24 क्वेश्चन दिखाया जो इम्पोर्टेंट की दृष्टि से प्रश्न है। तो आपने कितना इसमें से सही किया आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए क्लास सॉल्यूशन बाय अभिषेक सर।